प्रिय छात्रों, इसके पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा। अब जो आपका अगला चैप्टर संविधान का बनता है वो है आपका संसद। और ये जो संसद है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति, इस पार्लियामेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द पार्ले मो पालें, फ्रांसीसी शब्द पार्ले मो पालें से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस फ्रांसीसी शब्द पार्ले मो पालें का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत, बातचीत अथवा विचार विमर्श। तो इस तरीके से संसद में क्या चीज़ें संपन्न होती हैं? लोगों के द्वारा बातचीत अथवा किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए संसद का निर्माण किया गया है। और इस संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में प्राप्त होता है? तो संसद का वर्णन संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 से लेकर के आपका 123 के मध्य इसका विवरण प्राप्त होता है। जैसे कि अभी संविधान का भाग 5 में ही आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंध में उल्लेख किया गया था। और वो जो संविधान का भाग 5 है ये कई छोटे छोटे अध्यायों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। और उसी भाग 5 का अध्याय 2 और 3 आपका पार्लियामेंट के संबंध में या संसद के संबंध में प्रावधान प्रस्तुत करता है। और उस 2 और 3 अध्याय 2 और 3 का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक में वर्णित है। अब आते हैं इस संसद भवन की पहली ईंट किसके द्वारा रखी गई? तो पहली ईंट जो रखी गई थी वो ड्यूक के द्वारा। और ड्यूक द्वारा कब रखी गई थी? तो 12 फरवरी 1921 को, 12 फरवरी 1921 को ड्यूक द्वारा पहली ईंट संसद की रखी गई। और इस संसद का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो संसद का डिज़ाइन एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा बनाया गया, हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा। तो इस तरीके से संसद का डिज़ाइन एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट ब्रेकर के द्वारा बनाया गया। एक तरीके से अगर देखा जाए तो नई दिल्ली में जो भी प्रमुख इमारतें हैं वो सभी एक तरीके से आपका एडविन लुटियंस के द्वारा उसका डिज़ाइन किया गया। जैसे कि आपका 1911 में जब दिल्ली दरबार का, आधुनिक इतिहास में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो उसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली स्थापित की जाएगी। और इसका विधिवत स्थानांतरण 1912 में हुआ। तो अब जो भी दिल्ली इस्टेब्लिश हो रही थी या राजधानी इस्टेब्लिश हो रही थी तो उस दिल्ली का एक तरीके से आर्किटेक्ट या वास्तुकार कौन था? तो वो थे आपके एडविन लुटियंस। और इसी एडविन लुटियंस के द्वारा संसद भवन का डिज़ाइन बनाया गया, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन बनाया गया। तो इस तरीके से इन्होंने ही एक तरीके से दिल्ली की नई रूपरेखा तैयार किया। अब जब 12 फरवरी 1921 को ड्यूक द्वारा पहली ईंट रखी गई तो इस संसद का डिज़ाइन, इस संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो 18 जनवरी 1927 को, 18 जनवरी 1927 को इस संसद का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटनकर्ता कौन था? तो उद्घाटनकर्ता उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और इसी लॉर्ड इरविन के द्वारा इस संसद का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया। और इस संसद को बनाने में कुल कितना खर्च हुआ? तो लगभग 83 लाख रुपए खर्च हुए थे, लगभग 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो इस तरीके से ये हमारे संसद भवन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस पुरानी संसद के बारे में हमने बता दिया, अब भारत में एक नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। और इस नए संसद भवन का निर्माण करने का प्रमुख कारण है
क्योंकि आपकी जो ये पुरानी संसद भवन है इसको बनाए हुए काफ़ी अरसा बीत गया, लगभग नियर अबाउट 100 साल के लगभग होने जा रहा है। तो चूँकि पुरानी हो गई थी तो इस कारण से इसकी जगह पे नई संसद भवन को रिप्लेस करने की बात कही गई। तब जाकर के नए संसद, और चूँकि दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि चूँकि जो पुरानी संसद भवन बनी थी इसमें बैठने की क्षमता जो थी वो थोड़ा कम थी। अब धीरे धीरे चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सांसदों की संख्या बढ़ रही है, पत्रकारों की संख्या बढ़ रही है, वो तो अन्य लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से ये एक तरीके से छोटा स्थान के रूप में प्रतीत होता था। इसी कारण से इसकी जगह पे नए संसद भवन को बनाने का निर्णय लिया गया। अब इस नए संसद भवन का जो उद्घाटन था वो कब किया गया? तो इस नए संसद भवन का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2020 को किया गया। और जब 1 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया नए संसद भवन का, यानी कि उद्घाटन का मतलब एक तरीके से रिबन काटना कह सकते हैं कि नए संसद भवन के लिए रिबन कट गया। और वो डेट कौन सी थी? आपका 1 अक्टूबर 2020। और इस पर कार्य प्रारंभ कब हुआ? तो इस पर कार्य प्रारंभ हुआ 10 दिसंबर 2020 से। और जब 10 दिसंबर 2020 से कार्य प्रारंभ हुआ तो इसे पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो नई संसद भवन को पूरा करने का लक्ष्य अक्टूबर 2022 तक रखा गया है कि किसी भी दशा में अक्टूबर 2022 तक नई संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। और इसको बनाने में लगभग कितना खर्चा होने की संभावना है? तो इसको बनाने में लगभग 862 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। और इस नई संसद भवन का जो नए संसद भवन पे कार्य करने वाली संस्था है वो कौन सी है? तो वो आपकी है CPWD। CPWD का फुल फॉर्म हो गया आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इस नए संसद भवन पर कार्य संपादित किया जा रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD। अब जो ये नई संसद भवन का डिज़ाइन जो बन रहा है उसका आर्किटेक्ट या उसका वास्तुकार कौन था? तो इस नई संसद भवन के डिज़ाइन का आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। और इसी बिमल पटेल के द्वारा नई संसद भवन का डिज़ाइन या वास्तुकार तैयार किया गया है। इस नई संसद भवन में बैठने की कुल क्षमता कितनी है? तो अब यहाँ पर आपका नई संसद भवन में लोकसभा हो गया और राज्यसभा। तो लोकसभा में जो बैठने की क्षमता बनाई गई है वो लगभग 888 है। मतलब एक साथ लोकसभा में आपके 888 लोग बैठ सकते हैं। और जबकि राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तक बनाई गई है। यानी कि टोटल जो नई संसद बनेगी उसमें लगभग आपके 1272 लोग एक साथ बैठ करके मीटिंग या बातचीत या विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पुरानी संसद भवन के बारे में आपका जनरल नॉलेज हो गया। और जो नई संसद बन रही है उसके संबंध में आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज आपके सामने हो गया। अब आते हैं कि संसद का गठन किससे मिलकर होता है? तो जो संसद का गठन है संसद का गठन, और ये जो संसद का गठन है ये संसद का गठन किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 79। अब एक तरीके से आर्टिकल 79 में संसद का गठन दिया गया है। और इसको याद करने के लिए आप चाहें तो इस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं कि अनुच्छेद 79 सरला, अनुच्छेद 79 सरला, यानी कि सबसे पहले कौन सा आर्टिकल आया? आर्टिकल 79। यानी कि अनुच्छेद 79 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो 100 से क्या निकला? संसद का गठन, संसद का गठन। उसके बाद से
अनुच्छेद 79 के बाद अगला अनुच्छेद कौन आता है? तो आर्टिकल 80, और इस 80 में क्या दिया गया? र शब्द आया दूसरे स्थान पे। तो र से क्या निकल गया? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना। उसके बाद से आर्टिकल 80 के बाद अगला अनुच्छेद क्या आता है? आर्टिकल 81, और 81 में तीसरे स्थान पर कौन है? ला। ला से क्या निकल गया? लोकसभा की संरचना। तो इस तरीके से ये 3 अनुच्छेद को कंटिन्यूएशन में याद करने का ट्रिक आपका निकल गया। अनुच्छेद 79 सरला, और 79 में ही किस चीज़ का वर्णन किया गया? संसद का गठन। और ये जो संसद का गठन होगा वो किससे मिल करके होता है? तो संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस तरीके से संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है, जिसमें हम लोग एक तरीके से आपका राष्ट्रपति वाला पढ़ चुके हैं चैप्टर, और हम लोगों को मुख्य रूप से किसको पढ़ना है? तो वो पढ़ना है आपका राज्यसभा और लोकसभा। और इस राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमने ट्रिक में बताया कि अनुच्छेद 80। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद 81। तो इस तरीके से हम लोगों को मुख्य रूप से इन्हीं 2 सदनों के बारे में पढ़ना है, जबकि राष्ट्रपति का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं राज्यसभा की संरचना पर। राज्यसभा की संरचना। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में। ठीक, अब आते हैं इस राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा को उच्च सदन, उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन, द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये हो गया कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है जो कभी भी भंग नहीं होती, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य शामिल होते जाते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, बल्कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो एक स्थायी सदन हो गया। अब स्थायी सदन के साथ यहाँ आगे चाहें तो आप लिख सकते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं। अब जब ये राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित नहीं, तो अब इसी कार्यकाल को आगे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ अगला पॉइंट बना देंगे कि सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का, और इसमें से 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर, प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त। तो इस तरीके से चूंकि राज्यसभा का जब गठन हुआ था तो राज्यसभा के सभी सदस्यों की नियुक्ति एक साथ नहीं की गई थी, बल्कि पार्ट वाइज उनके सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। तो जो पहले हुआ उसके बाद से उनका जब 6 वर्ष 2-2 वर्ष के अंतराल पर इनकी नियुक्ति की गई थी, तो इस तरीके से जिस तरीके से कंटिन्यूएशन में नियुक्ति की गई, तो जिन जिन सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल पूरा होता गया वो हटते गए, और उसके बाद उनकी जगह पे नए सदस्य शामिल होते चले गए। तो इस तरीके से सदस्यों का कार्यकाल हो गया। अब इस राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को, पहली बैठक जो हुई वो आपकी हुई थी 13 मई 1952 को, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में,
और जब 1952 में चुनाव समाप्त हुआ तब उसी के पश्चात राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को संपन्न हुई। और प्रारंभ में इस राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभ में जब इसका गठन किया गया तो प्रारंभ में इसे हाउस ऑफ काउंसिल के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, ऑफ स्टेट। और प्रारंभ में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सुझाव पर 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा नाम दिया गया। और ये राज्यसभा नाम देने का सुझाव किसने दिया था? तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आपके राज्यसभा के क्या बने थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति बने थे। और इन्होंने ही यह सुझाव दिया कि काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल करके राज्यसभा किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका राज्यसभा के संरचना का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान 80(1) में दिया गया है। राज्यसभा की संरचना संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 में दिया गया है। और इस राज्यसभा की संरचना में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो आपका 250 निर्धारित है, 250। और इस 250 में आप दो डाटा तैयार कर सकते हैं। और इस दो डाटा में आपका 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित। उसके बाद से बच गए आपके 12 सदस्य। तो 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और मनोनीत कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। और ये जो 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा वो किन व्यक्तियों को मनोनीत करेगा? तो ये 12 सदस्य जो हैं साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में ऐसे भारतीय जो अपना विशेष योगदान रखते हैं, राष्ट्रपति उन 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करेगा। तो इस तरीके से राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है। और इस 250 में 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा और ऐसे भारतीयों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष योगदान रखते हों। अब आते हैं वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है राज्यसभा में वो है इस समय 245। और इस 245 में आपका दो डाटा निकल करके आता है। और इस 245 में आपके 225 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होंगे? तो ये सदस्य राज्यों से। उसके बाद से आपका 8 सदस्य, ये 8 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होंगे? तो 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। और उस केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन शामिल हैं? तो उस केंद्र शासित प्रदेशों में आपके 3 स्टेटों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, जिसमें आपका 4 सदस्य जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि अभी हाल फिलहाल में आपका जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। और उस जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना रखा गया?
4 सदस्य का प्रतिनिधित्व रखा गया। दूसरा आपका हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और दिल्ली से कितने सदस्य चुने जाएंगे, तो 3 सदस्य, 3 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। और तीसरा जो इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है वो तीसरा है आपका पुडुचेरी, तो 1 सदस्य जो है वो कहाँ से चुना जाएगा, तो वो रहेगा आपका केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से। तो इस तरीके से आपका ये 2 डाटा हो गया, और तीसरे डाटा में आपके मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल, और ये मनोनीत कितने होंगे, 12। तो इस तरीके से वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 245, और इस 245 में 225 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से, 3 सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य पुडुचेरी से निर्वाचित होगा। अब इन सदस्यों का निर्वाचन, अब अगला हेडिंग क्या बन जाता है आपका, निर्वाचन। तो इन सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है, तो इन सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। और ये जो अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता है कि ऐसा मतदान जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती उसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा ये कह सकते हैं कि ऐसा मतदान जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसे अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में जाना जाता है। अब इस अप्रत्यक्ष रूप से मतदान में कौन शामिल होगा, तो विधानसभा के सदस्य, मतलब जितनी भी विधानसभा के मेंबर हैं या जितनी भी विधानसभाएं हैं उसी सभी विधानसभाओं के सदस्य क्या होंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो इस तरीके से इनका निर्वाचन भी हो गया, कार्यकाल भी हो गया। तो अब आते हैं कि जैसे भी ये जो भी राज्यों से हैं, इन राज्यों से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसमें राज्यसभा के स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। उसके बाद से हम प्रतिनिधित्व के बारे में बताने जा रहे हैं कि राज्यसभा में किन किन राज्यों से कितने प्रतिनिधि चुन करके शामिल होते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि राज्यसभा सीटों का वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो राज्यसभा सीटों का वर्णन जो वर्णन है वो संविधान के 4थी अनुसूची में किया गया है, 4थी अनुसूची। और इसी 4थी अनुसूची में ये दिखाया गया है कि किन किन राज्यों से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। अब इसमें सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों का क्रम में आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद से महाराष्ट्र, तीसरा है आपका तमिलनाडु हो जाता है, चौथा है आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल और बिहार, और 5वां हो जाता है कर्नाटक। अगर राज्यसभा सीटों के क्रम का मतलब अधिक से अधिक सीटों से, मतलब सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम, उसके कम, तो अगर सीटों के क्रम का ट्रिक जानना है तो इसका ट्रिक है उमा तुम पश्चिम बिहार की हो, उमा तुम पश्चिम बिहार की हो। अब इसमें लगभग 5 स्टेट का नाम छुपा हुआ है और वो 5 स्टेट में सर्वाधिक सीटों से कम सीटों का आपका ट्रिक में शामिल है। अब जैसे ऊ से कौन सा स्टेट निकला, तो ऊ से निकल गया आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों का प्रतिनिधित्व कितना है, तो 31 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व यूपी से करते हैं। दूसरा आपका हो गया माँ से कौन सा स्टेट हो गया, तो माँ से हम लोग बना लेते हैं महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटें महाराष्ट्र से जाती हैं राज्यसभा में, 19। तीसरा आपका हो जाता है तुम से निकल गया तमिलनाडु, तुम से निकल गया तमिलनाडु,
और इस तमिलनाडु में कुल सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 18 सीट। उसके बाद से आपका पश्चिम से कौन सा स्टेट निकला? पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल में कुल सीटों की संख्या है आपका 16। और ये आपका बिहार हुआ, और बिहार में कुल सीटों की संख्या है आपका 16 सीट यहाँ पर भी निर्धारित है। तो इस तरीके से उमा तुम पश्चिम बिहार की हो, तो इसी में सर्वाधिक से कम 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 करते हुए आपके सीटों का वर्णन किया गया है। तो ऊ से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक से राज्यसभा सीटों वाला राज्य है, जहाँ पर 31 सीट उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 19 सीट, तीसरे नंबर पे तुम से तमिलनाडु 18 सीट, पश्चिम बंगाल और बिहार की दोनों की बराबर बराबर सीटें हैं, और यहाँ पर 16 सीटें निर्धारित हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो विधानसभा सदस्यों के खुले मतदान द्वारा किया जाता है। खुले मतदान द्वारा मतलब खुला मतदान का मतलब समझ लीजिए कि राज्यसभा में क्या होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन खुले मतदान के द्वारा किया जाता है। ओपन वोटिंग, खुले मतदान। अब खुले मतदान का मतलब क्या होता है? तो खुले मतदान का मतलब ये होता है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी मतदाता अगर किसी कैंडिडेट को अपना मत डालता है, तो उस मत बैलेट पेपर को, अपने मत के बैलेट पेपर को पार्टी एजेंट को दिखाना ज़रूरी होता है, जिसे खुले मतदान के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जिस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को समर्थन दिया है, आप उसी कैंडिडेट को मत डालने के लिए बाध्य हैं। उसी को ओपन वोटिंग के नाम से या खुले मतदान के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी, और राज्यसभा के पदाधिकारी में 2 पदाधिकारी शामिल हैं। एक आपका होता है राज्यसभा का सभापति, और दूसरा होता है राज्यसभा का उपसभापति। और ये जो राज्यसभा का सभापति होता है, ये उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या माना जाता है? पदेन सभापति, जिसको कि हमने आपका उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत कौन माना जाएगा, और पदेन का मतलब भी उपराष्ट्रपति के चैप्टर में बताया है। इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो इसका क्लियरिफिकेशन आप लोग उपराष्ट्रपति के चैप्टर में देख सकते हैं कि पदेन का मतलब क्या होता है। तो जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होगा वो राज्यसभा का उपसभापति मान लिया जाएगा, राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका दूसरा पदाधिकारी कौन हुआ? उपसभापति। और इस उपसभापति का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा, मतलब राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं वो अपने उपसभापति का निर्वाचन सर्वसम्मति से करते हैं। अब यहाँ पर प्रथम सभापति कौन हुआ? प्रथम सभापति कौन हुआ? तो प्रथम सभापति जो पहला उपराष्ट्रपति हुआ था वही आपका क्या माना जाएगा? प्रथम सभापति। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये आपके प्रथम उपराष्ट्रपति हुए, और इन्हीं को प्रथम राज्यसभा सभापति के रूप में जाना जाता है या जाने गए। उसके बाद से प्रथम उपसभापति कौन हुआ? तो भारत के या राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति हुए थे वो आपका कृष्णामूर्ति राव हुए थे, कृष्णामूर्ति राव। तो इस तरीके से ये जो हैं राज्यसभा के पदाधिकारी में पहला आपका सभापति हो गया। उसके बाद से उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें पहले सभापति हुए थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पहले उपसभापति हुए कृष्णामूर्ति राव। ये जो सभापति होगा वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र
सभापति को प्रदान करता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन नहीं करेगा, उसकी जगह पे उसके कार्यों की देखभाल कौन करेगा? उपसभापति करता है। इसी वजह से यहाँ पर 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो इस तरीके से ये आपका संसद का चैप्टर हो गया और संसद के चैप्टर में राज्यसभा के बारे में हमने बताया। उसके पहले आपका संसद के संबंध में हमने बता दिया कि संसद जो है वो फ्रांसीसी शब्द पार्ले मो पार्ले से बनी। उसके बाद से आपका नई संसद भवन के बारे में बताया, पुरानी संसद भवन के बारे में बताया, संसद का गठन के बारे में बताया और उसमें आर्टिकल 80 के बारे में राज्यसभा की संरचना के संबंध में बताया। तो इस तरीके से ये राज्यसभा के बारे में और संसद के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब चूँकि अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे राज्यसभा की शक्तियाँ और उसके बाद से लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो के लिए अगले क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए, जिसमें राज्यसभा की शक्तियों के बारे में, लोकसभा की संरचना, लोकसभा के पदाधिकारी इत्यादि के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।